So very good morning and Jai Hind to all of you. Me Amit Mishra here the representing the lesson 1 of history, the rise of nationalism in Europe. कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब नेशनलिज्म इन यूरोप कहने का मतलब ये कि यूरोप के जो भी कंट्रीज़ थी वो सारी कंट्रीज़ में कोई आइडिया ऑफ नेशन नहीं हुआ करता था। जैसे आज हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या जिस तरह से यूरोप आते हैं, जैसे के अलावा बेल्जियम और रशिया और जर्मनी, इटली, इन सब कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आज हम इन सब देशों को नाम से उनके जानते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे हमारे देश में राजा रानियों का राज हुआ करता था, उसी तरह वहाँ पे भी मोनार्की एग्जिस्ट किया करती थी और इस तरह से आगे चीज़ों को बढ़ाया गया। अब इसकी शुरुआत होती है, आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये फ्रेडरिक सॉर्यू की एक पेंटिंग है जिस पेंटिंग से उन्होंने पहली बार ये अपना विज़न रिप्रेजेंट किया था एक नेशनलिज्म के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विज़न की। 1848 में फ्रेड सॉर्यू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने पेंटिंग बनाई 4 सीरीज की, जिसमें उसने अपने ड्रीम और वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में रिप्रेजेंट किया है। पहली प्रिंटिंग में उसने सीरीज़ में दिखाया कि पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका, मैन एंड वुमेन, सारी उम्र के लोग, सारे सोशल क्लासेस के लोग एक लंबी ट्रेन के तौर पे मार्च कर रहे हैं और सबके हाथों में आप देख सकते हैं उनके उनके देश का झंडा है जो उनकी कल्चर्स और ट्रेडिशंस को बयां करता है। और वो सारे लोग, ये देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में बुक है। मशाल लोगों के इनलाइटमेंट के लिए और बुक जिसमें सबके राइट्स लिखे गए हैं। तो ये 1848 में ये ड्रीम वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का फ्रेडरिक सॉर्यू ने रिप्रेजेंट किया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि उस दौरान क्या था कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहाँ पे केवल एक व्यक्ति का राज हुआ करता था। मतलब ये कि चाहे वो राजा रहा हो या किसी एक व्यक्ति के हाथों में राज हुआ करता था, जनता का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इसके आगे अब हम इसकी तरीके से बात करते हैं एक पूरे व्यू में। अब जैसा मैंने बताया कि 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 सीरीज की पेंटिंग बनाई, जिसने वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के तौर पर दिखाया। और आर्टिस्ट उस टाइम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, उसने पर्सनिफाइड किया लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और अकॉर्डिंग टू सॉर्यू यूटोपियन विज़न क्या था उनका यूटोपियन विज़न कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, कि जो पूरे विश्व के लोग हैं अलग अलग नेशंस के तौर पे क्लासीफाई किए जाएं और आइडेंटिफाई किए जाएं अपने झंडे और नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा। अब 19वीं शताब्दी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा जिसने सारे चेंजेस को, जो भी उस समय पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में यूरोप के चलते थे, उसको साफ कर दिया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये चेंजेस जो हुए, इसकी वजह से नेशन स्टेट बने जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे। अब मॉडर्न स्टेट बना जहाँ पे एक सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज की जाएगी, सोवरेन कंट्रोल, मतलब एक सार्वभौमिक कंट्रोल, एक डिफाइंड टेरिटरी होगी जहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के यूरोप के लोग रह रहे थे। अब नेशन स्टेट क्या था, ये मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन था, नॉट ओनली इट्स रूलर बट दे ऑल केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, मतलब सारे लोग मिल के एक नेशन का निर्माण करें और चाहे वो अलग कल्चर के हों, ट्रेडिशन के हों। अब इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से और आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का आया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, जहाँ पे सोवरेनिटी ट्रांसफ़र हुई मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, मतलब जो फ्रांस की आम जनता थी उनके पास। और लैब पैट्री मतलब सिटोयन द सिटीजन किया गया इसमें, जहाँ पे यूनाइटेड कम्युनिटी
बनी जो इक्वल राइट एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सबको मिले। स्टेट जनरल्स जो इलेक्टेड किए जाते थे बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और रीनेम्ड बाद में इसको कर दिया गया नेशनल असेंबली में। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ हटा दिए गए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स एंड मीजर लाया जिसे आप सिविल कोड भी कहते हैं या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर्ड कर दिया कि ये एक मिशन है जिसमें फ्रांस की डेस्टिनी मतलब उसकी कहानी जो नेशन के तौर पे है लिबरेट करने की पीपल के, यूरोप के लोगों की जो डेस्पोटिज्म मतलब जो पावर एक हाथ में थी उस पावर को जनता में समाहित करने के लिए एक मिशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने सेटअप करना शुरू किया जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब मैंने बताया है कि जैकोबिन क्लब एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें स्टूडेंट्स और जो एक्टिव सिटीजन्स या जो जनता के लोग जो देश के लिए सोचते थे वो सब सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। अब एक्टिविटीज़ और कैंपेन प्रिपेयर किया गया फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा जो मूव की कहाँ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और बाद में इटली 70-90s में। फ्रेंच आर्मीज़ ने क्या काम किया कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाहर तक लेके गए, मतलब फ्रांस के अलावा और भी देशों में। एक रिटर्न हुआ मोनार्की का। नेपोलियन नो डाउट उसने डिस्ट्रॉय किया डेमोक्रेसी की फ्रांस का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे क्रांतिकारी नियम लगाए जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो था एक प्रॉपर मेजरमेंट में चलने लगा। अब सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड इसे कहा जाता था। इसका मतलब कुछ इसमें चीज़ें थी जिसमें कि प्रिविलेजेस, एंड ऑफ द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द बर्थ, जो लोगों को जन्म के आधार पर सुख सुविधाएं मिला करती थी उसका समाप्ति। इस्टेब्लिश किया गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और सिक्योर्ड किया गया राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को जो बहुत पहले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था। उसने फेडरल सिस्टम को अबॉलिश किया जहाँ पे लगान लिया जाता था, और फ्री किया पीजेंट्स को सर्फडम जो उनको मैनोरियल ड्यूज वगैरह देना होता था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में उसने क्रांतिकारी बदलाव किए। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो गुड्स का बनाते थे उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि इनको एक यूनिफॉर्म लॉस की ज़रूरत है, इसलिए उसने स्टैंडर्डाइजेशन किया वेट और मेजरमेंट का। एक कॉमन नेशनल करेंसी चलाई जो फैसिलिटेट कर सके पूरे मूवमेंट को और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह तक। अब कई प्लेसेस ऐसे जैसे मेन जो मिलान वर्सा में फ्रेंच आर्मीज का किया गया हैरबिंगर्स ऑफ लिबर्टी। उनको हैरबिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब कि लिबर्टी के देवदूत के तौर पे उनको माना गया, और ये क्लियर हुआ कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स वो हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा पॉलिटिकल फ्रीडम के द्वारा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, टैक्सेशन इंक्रीज़ हो गया, सेंसरशिप हो गई, मतलब न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में जो नेपोलियन चाहेगा वही छपेगा। फोर्ट कंस्क्रिप्शन हो गया, फ्रेंच आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती सैनिक बनाया जा रहा था क्योंकि पूरे यूरोप को उसको कब्जा करना था। तो ये सारी चीज़ें दिखी गई, एक एडवांटेज हुआ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का। अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखते हैं। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सब डिवाइडेड हुआ करते थे राज्यों में, जहाँ पे डच कैंटन्स जो रूलर्स हुआ करते थे ऑटोनोमस टेरिटरी के, वो अपने आप को शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर के रूप में नहीं देखते थे। लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल करता था, और हंगरी जहां हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मगयार लैंग्वेज बोलती थी, जबकि बाकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो बाकी लैंग्वेजेस को बोलती थी। तो अभी तक कहानी आपको समझ में आई होगी। द नेशनलिज्म इन यूरोप एक बार फिर से 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने 4 सीरीज़ की पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उसने डेमोक्रेटिक आइडिया और सोशल रिपब्लिक का आइडिया डिपिक्ट किया, जिस फ्रांस और अमेरिका के लोग एक ट्रेन के तौर पे अपने अपने देश के झंडों के साथ मार्च करते हुए जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया, मतलब एज ए सिंबल प्रोड्यूस किया गया लिबर्टी का। और इसके बाद फ्रांस की ये जो क्रांति थी, इस क्रांति ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया गया। जैसे
अभी आप आगे पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बाकी देशों के रेवोल्यूशन के लिए एक नज़ीर बना। तो आप सारे स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, पहले इस दोनों को एनसीईआरटी चैप्टर से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, स्टे सेफ।